क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। उससे पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो की PDF और जो MCQ हम लोग कराते हैं 10 बजे आता है जो वीडियो, उसकी PDF और कई सारी नोटिफिकेशन, कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं सब वहीं पे देता हूँ। एकदम फ्री चैनल है, आप लोग ज्वाइन करिए ताकि जो है हमसे लगातार टच में रह सकते हैं आप। और हमारा 9650347272 एक ही ऑफिशियल नंबर है भाई साहब। गरीब लोग हैं हम लोग, सीधी सी बात है। इस पे आप फ़ोन करके UPSC UPPSC वाली जो है जानकारी ले सकते हो, जो पेड कोर्सेज है। ठीक है, जैसे कि 2023 का पेड कोर्सेज है पूरा, प्रीलिम्स कम मेंस वाला, तो वो अभी चालू हुआ है रिसेंटली 21 जुलाई से, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वो पूरा जड़ से फल तक वाला कोर्स है। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल नए हो तब भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपने मान लो कि कई बार आपने दे दिया, 1-2 बार दे दिया है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम या फिर मेंस का एग्ज़ाम, आपका निकल ही नहीं रहा है, तो कई सारी ऐसी आदतें पड़ गई जो हो सकता है कि नहीं सही है स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो आप उसका काउंसलिंग करके, गाइडेंस करके, मेंटरशिप लगातार कंसिस्टेंटली जो है इम्प्रूव करेंगे। कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज रहेगी। तो वो 15 महीने कोर्स है, पूरा A to Z उसमें कराया जाएगा। ठीक, तो बाकी जो है डेली मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन का है, एक सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सिर्फ एक ही है, 9650347272। देखिए, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, UPSC UPPSC BPSC और अदर स्टेट PC एग्जामिनेशन में। वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। ठीक, स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी एक पहल करी है कि भैया टाई जो होती है ना, टाई जो पहनते हैं, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में और लोगों से कहा है कि खर्चा बचाओ, टाई वाई कम पहनो, थोड़ी शर्ट वर्ट खोलोगे। तो इस समय क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समझ लीजिए, जो भी रीज़न है, यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो रही है वहाँ के हिसाब से, क्योंकि ठंडी जगहें हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ पर। और लोग जो है टाई पहनते हैं तो क्या होता है, AC से चलाते हैं, या वो भी अमीरों वाला देश भी है तो काफ़ी ज़्यादा हालतें भी ख़राब है। लेकिन इस समय यूक्रेन वॉर और जो स्थिति है, और जो ऑयल वॉयल नहीं मिल पा रहा है, तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है टाई कम पहनो, तो एक तरीके से जो है सर्दी आप मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और जो है खर्चा कम होगा AC वेसी का। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा ये स्पेन कर रहा है, इससे पहले जो है जापान ने भी 2011 में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। यूके ने भी जो है अभी इसमें किया था। देखिए, उन्होंने कहा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में कि सूट वूट पहन के आने की जरूरत नहीं है, अपना जब जो है थोड़ा रिलैक्स रहो, कैजुअल रहो। ठीक, अगला टॉपिक है आपका 44 चेस ओलंपियाड। जैसे कि हम लोग ने 28 जून को भी, मैंने भी चेक किया था टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे टॉपिक मिल भी जाएंगे सर्च करने पर। ठीक है, तो 28 जून को हम लोग ने कवर किया था, जब ये हो रहा था कि टॉर्च जो है चेस ओलंपियाड वाली, वो 75 डिस्ट्रिक्ट से होके आनी है, तो उस वाले टॉपिक में। तो देखिए, ये इंडिया में 3 दशकों बाद, बल्कि पूरे एशिया में 3 दशकों बाद चेस ओलंपियाड हो रहा है। और इस बार का जो चेस ओलंपियाड है 44 नंबर का चेन्नई में हो रहा है, और इसमें अभी तक सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे हो नहीं पाया था, आपको मालूम है, वर्चुअल हुआ था, इस बार ऑफलाइन हो रहा है। और इसमें इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के चेस मास्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनॉग्रल इवेंट जो हुआ था उसमें कर रहे थे। ठीक है, 75 आइकॉनिक सिटीज़ से होते हुए आया है। और इस बार जो है 5 बार के जो चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद, उन्होंने फाइनली टॉर्च लेके आए थे ये। और जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जो तमिलनाडु के, उनको दिया था। बाद में ये जो चेस के एक बड़े नए, जिन्होंने देखा होगा टीका लगाए रहते हैं, ग्रैंड मास्टर हैं रमेश बाबू प्रगनंदा, उनको फिर दे दिया गया था टॉर्च। बढ़िया है, चेस में काफ़ी अच्छा हम कर रहे हैं इंडियंस। वैसे भी जो दिमाग वाली जो होती है ना, वो जो भी दिमाग वाली शूटिंग हो गया, ठीक, तो इसमें काफ़ी अच्छा करते हैं। एथलेटिक्स में पीछे रहे हैं, इसीलिए देख रहे हो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में कर रहे थे, बड़ी एक पहल है, ये बहुत आगे जाएगा। ठीक है, बहुत आगे जाने वाला है। अब हम भी जो है एथलेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है तो चलिए, आगे जो टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमी संबंधित। देखिए, अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कवर किया था कि सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट। ठीक, तो ये क्या होता है, देखिए पिक्चर में देखेंगे आप, तो ये सोलर पैनल्स हैं, ये लेक वेक में देखिए सीधे बिछा दिया गया है। ठीक, तो और इससे जो है बिजली बनाई जा रही है। तो आंध्र प्रदेश में
हम लोगों ने देखा था 100 मेगावाट का इंडिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है सॉरी तेलंगाना में किया गया था, रामागुंडम में। ठीक, ये हम लोगों ने करंट अफेयर में इसको कवर किया था। अभी जो है एनटीपीसी का, ठीक, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, उसका 92 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कायमकुलम केरला में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक, तो पहला कौन सा है आपका? पहला था तेलंगाना का ये रामागुंडम, और सेकंड हो गया कायमकुलम केरला में। ठीक, 92 मेगावाट का, और ये एनटीपीसी का है। तो ये बाकी मोदी जी ने यहाँ पे फैक्ट बताया, जो मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट बुक में लिखा करो ऐसा चीज़ें। तो जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट के अंदर लिखो कि अभी तक भारत में जो अक्षय ऊर्जा है, पूरी रिन्यूएबल एनर्जी है, वो 170 गीगावाट पावर की हो गई है। ठीक, हमारा लक्ष्य कितना है आपका 2030 तक 500 गीगावाट करने का। तो ये थोड़ा सा इंटरलिंकिंग इसे कहते हैं। जब आपने एक चीज़ पढ़ रखी है फिर नई चीज़ पढ़ते हो, उससे जुड़ सकता है, उसे आप देखो। तो ये अभी 500 गीगावाट 2030 तक, अभी हम कहाँ पहुँचे 170 तक। विंड एनर्जी का मैंने आपको पीछे बताया था कि कितना हमारा एम है, कितना हम पहुँच चुके हैं। तो ये सब लिंक करते होगे, अलग इसका नोट्स हल्का बनाया करो। ठीक, तो मोदी जी ने बताया 170 गीगावाट का हमारे पास कैपेसिटी अब इंस्टॉल्ड है रिन्यूएबल एनर्जी की। और साथ ही साथ हम टॉप के 4-5 कंट्रीज़ में आ गए हैं जहाँ पर सोलर कैपेसिटी की मतलब रैंकिंग अगर करी है तो चौथे या 5वें स्थान पर। ठीक, बाकी देखिए एसी वाले प्लांट के बारे में बताया गया है। ये लेक है एक 450 एकड़ की, वहाँ पर ये बनाया गया। 465 करोड़ रुपए का ये प्लांट है। काफ़ी बड़ा, काफ़ी पैसा वैसा खर्चा होता है इसमें। ठीक, सोलर सेल में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और ध्यान दे लेते हैं। जैसे सोलर, इसमें लिखा हुआ फोटोवोल्टाइक सेल पैनल लगाए जाते हैं, जो ऊपर हमने देखे भी थे, अभी लेक में बिछाए हुए थे। तो देखो, जो पावर प्रोड्यूस होती है, ध्यान रखना, जो पावर प्रोड्यूस होती है वो डीसी करंट होती है, डायरेक्ट करंट। ठीक, फिर उसको इन्वर्टर के थ्रू, वो वाला इन्वर्टर नहीं जो घर पे लगा होता है, बिजली चली आए तो स्टोर करके, वो नहीं, डीसी से एसी में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस होती है वो इन्वर्टर होती है। ठीक, तो डीसी को कन्वर्ट करते हैं एसी में। जो हम लोग ये प्लग यूज़ करते हैं बिजली चलाने के लिए घरों में, वो एसी होती है, अल्टरनेट करंट। लेकिन सोलर के थ्रू कौन सी जो है बिजली बनती है, वो डायरेक्ट करंट बनती है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, याद रखना। बाकी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एन टाइप होता है, पी टाइप होता है, फिर बीच में जो है आपका सब स्ट्रेट होता है, जो सेल वाली जो प्रक्रिया है फोटोवोल्टाइक सेल की। खैर इतना नहीं घुस के पूछेगा, क्योंकि फिर ये थोड़ा टेक्निकल साइंस बैकग्राउंड का ज़्यादा हो जाएगा, सिविल सर्विसेज में शायद नहीं पूछे। खैर, अगला टॉपिक है टेलीकॉम सेक्टर। अभी अश्वनी कुमार जी जो है, अश्वनी वैष्णव जी, वो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि भारत में 117 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, मतलब जो लोग मोबाइल चलाते हैं। ठीक, और ये इंडिया इसलिए दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। पहला कौन सा है, कमेंट करके बताइए। कुछ ऑप्शन है आपके पास, चाइना, दूसरा यूएसए, तीसरा जो है किसे बोलें, तीसरा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो और चौथा मतलब, क्योंकि सेकंड तो इंडिया है ही है, तो आप जानते ही हो। ये उन्होंने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है मार्केट है इंडिया। और इसीलिए देख रहे हो दुनिया भर के देश, अब अडानी जी भी कूद पड़े हैं इसमें, 5G लाइक लेके आएंगे। तो चलो बढ़िया है, जहाँ मार्केट है वहाँ बिजनेसमैन है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि कुछ नए लीगल फ्रेमवर्क भी लाने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर में, 2023 अगस्त में आ जाएगा, तो मतलब 1 साल बाद, 1 साल के अंदर। अगला है दिल्ली गवर्नमेंट की न्यू एक्साइज पॉलिसी थी, एक नवंबर 2021 में आई थी। इसमें क्या था, उन्होंने कई सारे फेरबदल कर दिए थे। उन्होंने बिल्कुल गवर्नमेंट के जो आबकारी विभाग होता है, दारू वारू बेचने वाली दुकानें होती हैं, उसको कर दिया था बंद, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। काफ़ी देर तक खुलती थी, और मतलब कई जगह तो मतलब जो दारू बेचने वाले काम था, काफ़ी शायद रात भर भी कर दिया था। तो कई सारे चेंजेस किए थे। फिलहाल अभी जो है, क्योंकि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक सेमी स्टेट है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। दिल्ली गवर्नमेंट को मतलब जो भी प्रपोजल होते हैं तो उसको चेक वेक करता है वो। ठीक है, तो ये जैसे राज्यपाल होता है वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ पर। और तो दिल्ली उनके प्रेशर पड़ा, उन्होंने बल्कि सीबीआई जांच भी बैठाने की बात कही है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। और इसी बीच जो है मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये पॉलिसी वापस ले ली। ठीक, तो ये न्यू एक्साइज पॉलिसी थी, वापस ले ली गई है। और इसमें ये था, अब फिर से बोल दिया गया कि जो भी दारू बिकेगी वो सब गवर्नमेंट के आउटलेट से ही बिकेगी, और जो लिकर शॉप है वो 850 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। पहले क्या हो रहा था कि अब प्राइवेटाइजेशन हो गया था और गवर्नमेंट बेचेगी नहीं,
तो गली मोहल्ले में हर जगह खुलने लग गई थी। तो अभी फ़िलहाल खैर ये वाली वापस हो गई है, ठीक है। कस्टमर गवर्नमेंट रन लिकर जो है पूरी तरीके से बंद हो गया था, प्राइवेट प्लेयर पूरे आ गए थे इसमें, ठीक। तो लिकर देखिए एक चीज़ है कि सब लोग कहते हैं नशा मुक्ति और लिकर विकर वाली बात है, बट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है इसी के थ्रू आता है। तो मजबूरी है कि भाई अब रेवेन्यू राजस्व गवर्नमेंट की जो है इनकम है, अगर वो उनको नहीं मिलेगी तो करेंगे कहाँ, खर्चा के हम ही तो लेंगे ना। बस ये है कि एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, वहीं तो मैनेजमेंट करना है अच्छे से। अगला टॉपिक है एलिफेंट्स। देखो एलिफेंट रिजर्व्स एक होते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व होता है ना, वैसे एलिफेंट रिजर्व भी होता है। तो एलिफेंट रिजर्व में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, कि भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अप्रूव कर दे कि हाँ ये एलिफेंट रिजर्व है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब तक उसको नोटिफाई नहीं करेगी, अधिसूचना नहीं निकालेगी, तब तक वो एलिफेंट रिजर्व माना नहीं जाएगा, ठीक है। इंडिया में अभी अगर आप वेबसाइट चेक करोगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो 32 दिखाएगा आपको, ठीक। लेकिन 2 ऐसी जो है इसमें एलिफेंट रिजर्व है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अप्रूव कर दिया है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने अधिसूचना भी जारी नहीं करी है, नोटिफिकेशन नहीं किया, तो अभी 30 ही माने जाएंगे। और इंडिया में एलिफेंट रिजर्व मतलब एलिफेंट किन किन स्टेट में कॉरिडोर है, रिजर्व है, मतलब पाए जाते हैं, तो 16 स्टेट हैं, 16 स्टेट्स हैं। यूपी में भी है, बिहार में नहीं माना गया, देखा गया है, मैंने अभी चेक की थी लिस्ट, यूपी में है, ठीक है, एक है। तो यहाँ पे जो स्टेट हैं आपका इंडिया में जहाँ पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं, एलिफेंट रेंज स्टेट्स बोला जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ये बोल रही है कि हमने जो आपको वो दिए थे, इंस्ट्रक्शन दिए थे, दिशा निर्देश दिए थे एलिफेंट रेंज के ऊपर, मतलब रिजर्व के ऊपर, वो आपने जो है मना कर दिया। मतलब हमने पूछा था एलिफेंट रिजर्व के बारे में, आपने उसके बारे में बताया नहीं है। सारे स्टेट्स को इन्होंने बोला है, ठीक। डेटा अपलोडेड जो है वो सब 16 स्टेट दिखाता है। भारत में इस समय 2012 का ये आंकड़ा है कि 27,000 से लेके 27,785 से लेके 31,368 एलिफेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो है आपका कर्नाटका में, उसके बाद आसाम में, ध्यान रखना कर्नाटका, आसाम, ठीक है। और वही महाराष्ट्र में देखें तो सिर्फ 4 है, ये भी एक चीज़ है। और 30 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है नोटिफाइड, इसलिए मैं कहता हूँ एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे मैं बताता हूँ, तो आपको धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, ये भी एक चीज़ है, ठीक। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, अधिसूचना जारी होगी तब होगा कि नहीं होगा। तो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे, जैसे मैं तो अब इन्हीं चीज़ों पे ही मतलब मुझे पता है कौन कौन सी चीज़ नहीं देखनी है, कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से देखनी, ये प्रैक्टिस से आता है। अगर लगातार आप करंट अफेयर मेरा देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक आ गई होगी। 10 साइट ऐसी भी हैं जो माइक हैं, जैसे 30 एलिफेंट रिजर्व है ना, उसमें से भारत में 10 माइक साइट्स हैं, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक। तो माइक प्रोग्राम है, और ये साइट्स करके एक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेशीज़, ठीक है ना। एंडेंजर्ड स्पेशीज़, लुप्तप्राय प्रजातियों में अगर कोई इंटरनेशनल व्यापार कर रहा है तो उसको ये रोकता है। और एलिफेंट का अगर मैं बताऊं, एलिफेंट इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। वहीं साइट्स जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये जिसके अंतर्गत ये माइक प्रोग्राम है, इसके भी अपेंडिक्स 1 परिशिष्ट 1 में आता है आपका एलिफेंट। तो काफ़ी अच्छी वरीयता दी गई है एलिफेंट को, ठीक। और भारत में जो माइक वाले, अब देखो ये इसको अगर मैं रिलेट करूं तो कैसे हो गया, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है ना, भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही जो है, मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद आ रहा, बताना कमेंट करके, जो मैब में आते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर में आते हैं यूनेस्को के। तो उसी प्रकार से माइक में सिर्फ 10 आते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कितने हैं? 30 एलिफेंट रिजर्व हैं। कौन कौन से माइक उसमें आते हैं? चिरांग, रीपू, दिहांग, पटकाई आसाम में, दियोमाली अरुणाचल प्रदेश में, सदर्न अरुणाचल में भी इसको बोलते हैं, सदर्न अरुणाचल आपका एलिफेंट रिजर्व, गारो हिल्स मेघालय में हो गया। इसी का एक और दूसरा है खांसी वाला, वो प्रपोज्ड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अप्रूव कर दिया है, अभी गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने अधिसूचना नहीं जारी की है। ईस्टर्न द्वार वेस्ट बंगाल, मयूरभांज उड़ीसा, शिवालिक उत्तराखंड, मैसूर इन कर्नाटका। मैसूर इंडिया का सबसे बड़ा जो है एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं बिल्कुल कंटेंट में जुटा हुआ हूँ।
एक साथ बैठूंगा, जिस दिन मौका मिलेगा ये सारी चीज़ें बना दूंगा और ये आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी अपडेटेड, कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। और जब मैं समझाऊंगा तो कुछ छूटेगा नहीं, ध्यान रख लेना। वैनाद इन केरला, नीलगिरी इन तमिलनाडु। ठीक, अगला टॉपिक है इन्वेजिव फ्रॉग एंड स्नेक डेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। इन्वेजिव फ्रॉग एंड, इन्वेजिव मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक प्रजाति है जो किसी एक जगह ए पर, एक कोई एक जगह है ए, वहाँ पे ये स्थानिक है, एंडेमिक है, वहाँ पे रहती है ये, फिर इसको उठा के बी जगह पे अपने आप से किसी तरीके से ये बी जगह पे पहुँच गई, बी पे आ गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका कोई कंपटीशन नहीं था डायरेक्टली, तो इसने या तो दूसरी जो प्रजातियां थी उनको ख़त्म ही कर दिया। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं इसको इन्वेजिव। दूसरी जगह गए और वहाँ जाके सब जो है पॉपुलेशन अपनी बढ़ाकर खुद ही हो गए और बाकी सबको ख़त्म कर दिया, तो ये इन्वेजिव बोला जाता है इसको, इन्वेजिव एलियन स्पेसीज़। ठीक, तो यहाँ ऐसी जो है दो स्पेसीज़ हैं, फ्रॉग की और स्नेक की, जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को जो है आहत किया है। ठीक, तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। दो, एक तो देखिए अमेरिकन बुल फ्रॉग है, बुल फ्रॉग ये देख रहे हो हरा नीला टाइप का, और दूसरा ब्राउन ट्री स्नेक, तो ये भूरे रंग का जो है आपका पेड़ वाला स्नेक है। इनका ये जोड़ा गया कि 1986 से लेकर 2020 तक इन्होंने $16 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो क्रॉप डैमेज करके हो या फिर पावर आउटेज। पावर आउटेज मतलब ये होता है बिजली चली जाना। ठीक, तो वो कैसे हुआ ये भी बताता हूँ, बड़ा अच्छा है यहाँ पे मतलब इसमें बताया गया है। ब्राउन और ग्रीन फ्रॉग जो है ना, ये वाला दिख रहा है जो आपको ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिथोबेट्स कैटस बियानस, और इसका जो है 1 किलो के आसपास होता है। यूरोप में इसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। वहीं ब्राउन ट्री स्नेक का देखें, इसको बोएगा इरेगुलरिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये अनकंट्रोलेबली जो है पैसिफिक आइलैंड में जो है मल्टीप्लाई हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ा, समझो, जैसे मैंने पहले बताया। तो गुआम और मैरियाना आइलैंड ये आपका पैसिफिक ओशियन में है, फिलीपींस के ईस्ट में पड़ता है, देखना एक बार। ठीक, पैसिफिक ओशन नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो वहाँ पर ये स्पेशीज़ ने को इंट्रोड्यूस किया गया यूएस के ट्रूप्स के द्वारा। ठीक, ले आते होंगे साहब आप वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और ये इतना ज़्यादा हो गया कि ये जो आपके बिजली के तार होते हैं उससे लिपट जाता था और भैया पावर चली जाती थी, इतने ज़्यादा हो गए थे। ये लिखा हुआ बीन सो abundant that they cause power outages by crawling on the electronic equipments। ठीक, इक्विपमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा देख लेना कि कौन सा जो स्पेशीज़ है क्या है। अब भैया मंकी पॉक्स वैक्सीन, मंकी पॉक्स वैक्सीन से संबंधित जो है एक WHO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक, ये टेड्रोस, क्या नाम है उनका, इनका नाम है टेड्रोस एधनोम, ठीक है ना, ग्रेबरे US कुछ ऐसे ही कुछ नाम है इनका। तो उन्होंने पीछे अपील करी है कि भैया जो मेल, क्योंकि ज़्यादातर देखा जा रहा है कि मंकी पॉक्स जो फैल रहा है ना वो गे सेक्स की वजह से फैल रहा है, मतलब लड़का लड़का और होमो सेक्स की वजह से फैल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, LGBT कम्युनिटी के जो अपने राइट्स हैं, कंसेंसुअल सेक्स है, ठीक है, इसमें आपको बस ये करना है जो उन्होंने बोला कि मल्टीपल मेल पार्टनर्स के साथ में संबंध ना बनाएं, एक के साथ ही जो है करें, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक, तो अब खैर यहाँ पे मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने की बात चल रही है, क्यों? क्योंकि आपको जैसा मैंने पिछले बताया भी था कि WHO ने इसको डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का जो है विषय बन गया है ये। और इसके लिए जो है कई सारे देशों में अब स्टेप भी लिए जा रहे हैं कि वैक्सीन बनानी है। अभी तक देखा जाए तो कोई डेडिकेटेड मंकी पॉक्स की वैक्सीन नहीं है, बट कुछ वैक्सीनेशंस ऐसे भी हैं जो चेचक, स्मॉल पॉक्स जो था उसके ऊपर 85% तक इफेक्टिव पाए गए हैं। ठीक, तो कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं, कई बार ऐसा बोला गया था कि वही वाली देते हैं क्योंकि सिमिलर है मंकी पॉक्स वैसा। और चेचक को हमने इरेडिकेट, मतलब पूरे दुनिया में इरेडिकेट कर दिया गया था 1980 के दशक में। और 2019 में यूएस का जो FDA है, यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने एक अप्रूव की थी मंकी पॉक्स से संबंधित एक वैक्सीन, जेनियोज वैक्सीन थी। ये स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स और अदर जो भी डिसीजेज ऑर्थोपॉक्स वायरसेस के द्वारा किया जाता है, इंक्लूडिंग वैक्सीनिया वायरस। ठीक, ये भी एक वायरस है, इसको इंक्लूड करते हुए या जो भी डिसीजेस करते हैं, तो इनके लिए जो है वैक्सीन निकाली गई थी 18 साल या उससे ऊपर वाले लोगों के लिए, और जिनके अंदर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन था तो उनको वैक्सीन लगानी थी। तो ये WHO के द्वारा नहीं, यूएस की एक वैक्सीन है।
और ये डेनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी थी जिसने जेन्योस बनाया था, बावेरियन नॉर्डिक। और ये इसमें लाइव वैक्सीनिया वायरस डाला जाता है और वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता। तो क्या है कि हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो उसको एक बार पीट के और बी सेल में मेमोरी में डाल लेती कि हाँ भैया यही है। इस टाइप का अगर आया एंटीबॉडी, हम और तेज़ी से डाल के इसको जो है और तेज़ी से पीटेंगे। तो ये चीज़ है। ठीक, अब एक यहाँ पे टॉपिक बड़ा अच्छा आया हेल्थ इश्यूज संबंधित। यहाँ पे पूछा रहा है कि जो वायरसेस हैं ये अफ्रीका और एशिया से ही क्यों उठ रहे हैं। देखो जैसे अभी रिसेंटली मंकी पॉक्स अफ्रीका हो गया, कोरोना वायरस चाइना, ठीक, थ्योरी तो यही कहती है ना, जिका, इबोला, ये सब जो है सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट हुए, या तो एशिया में या फिर अफ्रीका में। ठीक, तो ये ऐसा क्यों है। तो अगर WHO बताए के द्वारा अगर देखा जाए तो जनवरी 2021 से अभी तक देखा जाए तो मेजॉरिटी केसेस एशिया अफ्रीका कंट्री से हुए हैं। बल्कि अगर अफ्रीका का हम देखें यहाँ पे आंकड़ा तो 2012 से लेकर 2022, ठीक, और इसको कंपेयर करें 2001 से लेकर 2011 तक, तो 63% का इंक्रीज आया है जूनोटिक आउटब्रेक्स में। जूनोटिक का मतलब क्या होता है, जब डिसीजेज एनिमल में उत्पन्न होकर ह्यूमंस में ट्रांसफर हो रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक। और मैंने इसके लिए आप लोग बताया भी है कि वन हेल्थ नाम से एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ इंसानों को ही नहीं हम डिजीज मुक्त करें बल्कि एनिमल्स को भी करें। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जूनोटिक डिसीज बढ़ रही हैं, हम एनिमल्स को छोड़ देते हैं कि इनको छोड़ो, इंसान अपने आप को फिट रखे, एनिमल्स में होती है डिजीज और वो फिर इंसानों में आ जाए। तो उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उनमें भी डिजीज ना हो, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया और ये सारी चीज़ें भी आप देख ही रहे हो, कोरोना वायरस और चमगादड़। ठीक, तो हम उनको वन हेल्थ कॉन्सेप्ट ही पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो काफ़ी बड़ा है। इसका रीज़न जो यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि कई मतलब हम ज़्यादा जो एशिया अफ्रीका वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा करीब रहते हैं एनिमल्स के पास में। ज़्यादातर लोग जो है जो फार्मिंग है चाहे फिर रेयरिंग है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में रहते हैं, तो उनके काफ़ी करीब हैं। और ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो अब ये फैल भी तेज़ी से रही है। ठीक, तो एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे तर्क ये भी दिया है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है इन सारी इकोनॉमीज़ में, अफ्रीका और एशिया में डेवलप हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तब कुछ बड़ी बड़ी डिजीज़ का आउटब्रेक्स होता है। ऐसा यूके में भी हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहा था, मतलब उधर बढ़ रहा था, तब वहाँ पे भी कॉलरा टाइफाइड बड़ी तेज़ी से हुआ था, कई बार हुआ था 18वीं और 19वीं सेंचुरी में। तो उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। अगला टॉपिक है गन हिल। आपने ये तो सुना ही होगा कि भैया जो है घुसपैठिए पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में घुस रहे थे, कारगिल वॉर जिसे बोला जाता है। तो उस समय भारतीय आर्मी के द्वारा जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक, ऑपरेशन विजय में द्रास में एक चोटी थी, ठीक, एक हिल था, ठीक, पॉइंट था 5140 द्रास सेक्टर में। तो वहाँ पे जो इंडियन आर्म फोर्सेस थे उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस, कई सारे जो है गनर्स आर्टिलरी गन से जो है मार गिराया था कई सारे जो है पाकिस्तानी घुसपैठियों को, और इसलिए जो है और कई सारे जो इंडियंस की जान भी गई थी। काफ़ी अच्छा हमने वहाँ पर परफॉर्म किया था और डटे रहे थे, पीछे नहीं हटे थे। तो ऑपरेशन विजय के अंतर्गत तो उस हिल को, उस चोटी को गन हिल के नाम से बोला जा रहा है। ठीक, और रेजिमेंट जो थी आर्टिलरी वाली जो रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी की, वो लीथल और एक्यूरेट फायर पावर उसने वहाँ पे करी और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एनिमी ट्रूप्स थे उनको मार गिराया, भगा दिया वहाँ से। और ये पॉइंट था 5140 और ये एक की फैक्टर था हमारे ऑपरेशन का जो है सफल होने में। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय था। कारगिल सेक्टर के द्रास में जो है पॉइंट था 5140 जिसको कि गन हिल बोला जाता है। ठीक, और अब चलते हैं, थोड़ा करते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए देखिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक, जिसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक वीडियो मैंने कल बनाया था कि किस तरीके से हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, मतलब लाइव मैंने उसमें आपको दिखाया है कि कैसे पेड ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, पूरा शेड्यूल दिखाया है, कैसे 1 to 1 जो मैं कहता हूँ ना वो उससे ज़्यादा ही करता हूँ। ठीक, लोग कह के भी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है मैंने करके और उस वीडियो में दिखाई भी हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, मोबाइल पे बढ़िया दिखेगा वो। ठीक है, थोड़ा रेजोल्यूशन 480 तक कर ले तो से या उसके ऊपर कर ले तो अच्छी बात है। 360 में भी बढ़िया दिख जाएगा, रेजोल्यूशन समझते हो ना। ठीक, 240 तो नहीं होना चाहिए,
बाकी मेंस दो यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए जो है हमारा एक ग्रुप है जिसमें काउंसलिंग गाइडेंस आपका मेंटोरशिप 1-to-1 होती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो भैया सबका आ चुका है रिजल्ट, यूपी पीसीएस का भी आ गया है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि बहुत ही गलत रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का, क्या किया, क्वेश्चन कितने काटे, क्या किया, उसका तो कुछ जानकारी नहीं दी। जैसे अभी एमपीपीएससी में रिजल्ट आया था तो उन्होंने जानकारी दी थी पूरी कि कितनी क्वेश्चन काटे, क्या हुआ क्या नहीं। इन्होंने एक तो इतना लेट किया, उससे तो कुछ संशय था ही, और फिर उसके बाद जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो क्या मतलब इतनी सारी त्रुटि थी तो आपने कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में। और कई जगह पे जो है ऐसे आ रहे हैं रोल नंबर, जैसे 123, 124, 125, 126, 127। चलो जो भी है, ऐसा हो भी सकता है और बहुत कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। और इसमें देखिए पेड ग्रुप में अगर देखो तो डेली मेंस आंसर राइटिंग का भी एक ग्रुप है हमारा, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन का है, और एक सिर्फ डाउट डिस्कशन का है। मतलब ज़्यादातर जो कोचिंग में और जो मतलब बाकी जो चेपा चापी सर्विसेज हैं कई सारी, तो वो क्या है कि वो खाली आपको मटेरियल दे पाते हैं और उनको कुछ नहीं आता है, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, भले ही वो कुछ भी कह लें। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी कह लें, लोग अभी बोलना क्या, वापस रिफंड मांगने की जो है पूरी बयार लगाएंगे उनसे, क्योंकि कितना बेवकूफ़ बनाओगे। यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम्स बट यू कैन नॉट फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम। तो वो चीज़ें आने वाली, तो खैर ऐसे लोग जहाँ फंस गए हैं और नहीं कर पा रहे, उनको कोई डाउट डिस्कशन नहीं होता, तो वाला ग्रुप भी आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कहीं ऐसा फंसे हो तो उनसे रिफंड भी आपको मांगना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट डिस्कशन हो ही नहीं, कोई गाइडेंस है ही नहीं, खाली मटेरियल दे दे रहे हैं और तो आप समझ ही सकते हो क्या आपको खाली मार्केटिंग के जरिए बेवकूफ़ बनाया गया है। और ये देखिए, ये हमारी पेमेंट डिटेल्स है, नेट बैंकिंग, यूपीआई और क्यूआर कोड है। नंबर सिर्फ एक है गरीबों के पास, 9650347272। ठीक, और इसमें देखिए जो 2023 वाला जो ग्रुप है हमारा, ठीक, 2023 वाला यूपीएससी यूपीपीएससी इसका, इसमें 5,000 रुपये इनिशियल इंस्टॉलमेंट देके आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, फिर इंस्टॉलमेंट के जरिए आप पैसे दे सकते हो। ठीक, क्योंकि लंबा ग्रुप है, सिलेक्शन कराने के लिए है। 15 दिन वाला ग्रुप नहीं खोलते हम लोग, 15 महीने का ये वाला ग्रुप है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कराया जा रहा है। ठीक, और आज का भैया मोटिवेशनल कोट, मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, समझो, मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मतलब जो डर गया सो मर गया, तो डरना तो है ही नहीं। अगर कोई कुछ काम कर रहा है या फिर आपको सता रहा है तो उससे उसके पीछे में पड़ो। ये मत बनाओ कि मुझे उससे कुछ सिखाना, आप ये बनाओ कि वो खुद मेरे पैरों में नतमस्तक हो, ऐसा दिन आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।